हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग लेक्चर जो हमने शुरू किया था उसका ये पार्ट 3 है। दैट मीन्स टॉपिक नंबर 2 हमारा शुरू था, जिसका नाम क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा 85% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस आखिरी का 15% हमारा टॉपिक बचा हुआ है और मित्रों उसी को हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखो, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, कनेक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो पिछला लेक्चर पहले आप देख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। हाँ, अब सही तरीके से सेट हो गया है। डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान मतलब क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ऑडिट की स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है। स्ट्रैटेजी मतलब मोटा मोटी पूरा काम कैसे करेंगे हम लोग ऑडिट, उसका ब्लूप्रिंट। अब ये जो ऑडिट प्लान होता है ये स्पेसिफिक होता है, इसमें स्पेसिफिक डिटेल्स बनाए जाते हैं। स्ट्रैटेजी में ओवरऑल विजन को बताया जाता है, बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। और ऑडिट प्लान में जो हमने ओवरऑल विजन को डेवलप किया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप्स होते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑडिट प्लान। स्ट्रैटेजी मतलब ओवरऑल काम का ब्लूप्रिंट और प्लान मतलब एक्चुअली अगर हमें इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को चेक करना है तो पिन पॉइंट वहाँ पे स्टेप्स लिखी हुई होंगी। ठीक है जी। ये बेसिक डिफरेंस होता है मित्रों आपके ऑडिट की स्ट्रैटेजी में और ऑडिट की प्लान में। अभी तक हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया, वो था ऑडिट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट का प्लान। ठीक है। आ जाओ, ये है आपका पॉइंट नंबर 2। अब ये ऑडिट प्लान जो है इसका डेफिनेशन क्या है? एन ऑडिट प्लान इज अ कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन दैट डिटेल्स द ऑडिट स्ट्रैटेजी। जो चीज़ मैंने आपको बताई, स्ट्रैटेजी मतलब ओवरऑल प्लान और ऑडिट का प्लान मतलब स्पेसिफिक टास्क। एन ऑडिट प्लान इज अ कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन दैट डिटेल्स द ऑडिट स्ट्रैटेजी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑडिट। अब मित्रों ऑडिट के प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देखो। सबसे पहले तो वो आउटलाइन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसके बाद में स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। It includes the specific procedures and steps the auditor will follow to gather evidences, assess risk and form an opinion on financial statements. ऑडिट की स्ट्रैटेजी में क्या क्या होता है, ऑडिट के प्लान में क्या क्या चीज़ें होने वाली है? इट ऑडिट प्लान इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स द ऑडिटर विल फॉलो, यानी ऑडिटर जो जो स्टेप्स या प्रोसीजर्स फॉलो करने वाला है उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं। इन स्टेप्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम लोग ऑडिट एविडेंस गैदर करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे और ऑडिट एविडेंस के ऊपर और हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑडिट का, उसके बेसिस के ऊपर हम अपना ऑडिट ओपिनियन तैयार करेंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू डेपिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उनके स्टेट ऑफ अफेयर्स या स्टेट ऑफ ऑपरेशंस के। द ऑडिट प्लान एम्स टू एंश्योर दैट the audit is conducted efficiently and effectively, addressing all significant areas and adhering to applicable auditing standards. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इशू किया है। जो भी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है जिसके पास भी रजिस्टर्ड मेंबरशिप नंबर है, जो मेंबरशिप नंबर कोट करता है और जिसके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट या किसी भी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने की अथॉरिटी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस में से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, जो कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है जो अप्लाई होते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है जी। इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस एंड एनवायरनमेंट एंड इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर द एंटायर ऑडिट प्रोसेस। तो आखिरी का जो शब्द है, जो स्टेटमेंट है, वो हमें ऑडिट प्लान के बारे में पूरी जानकारी एक साथ दे देता है। ऑडिट प्लान क्या है मित्रों?
It is developed after understanding client's business and environment, and audit plan serves as a roadmap for the entire audit process. पूरी की पूरी चेकलिस्ट होगी उसमें। ऑडिट में आपको कौन से अकाउंट बैलेंसेस चेक करने हैं, उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कब चेक करने हैं, एंटिटी का कौन सा एम्प्लॉय आपको सपोर्ट करेगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। जैसे आप एक्सपेंसेस का ऑडिट करते हो तो एक्सपेंसेस के ऑडिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस से उन सारे एक्सपेंसेस का ऑडिट एविडेंस आप कैसे गैदर करोगे, उसका चेकिंग कैसे करोगे। अगर परचेसेस का आप ऑडिट करते हो, अगर परचेसेस के 2000 ट्रांजैक्शंस है तो 2000 ट्रांजैक्शंस में से हाई रिस्क एरियाज़, मीडियम रिस्क एरियाज़, लो रिस्क एरियाज़ आप सेगमेंटेशन कैसे करोगे। तीनों सेगमेंट्स में से आप सैंपल किस तरीके से निकालोगे, सैंपल को चेक कैसे करोगे, सैंपल का जो आपने जजमेंट निकाला है वो जजमेंट पूरे डेटा के ऊपर किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिट प्लान में स्पेसिफिकली लिखी हुई होती है। और जैसे जैसे आप ऑडिट प्लान के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करोगे वहाँ पे टिक मार्क लगते जाएगा, किसने काम किया, रिव्यू किसने किया और अप्रूव किसने किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में ऑडिट प्लान में बताई जाती है। अब एक बार हम फिर से इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करते हैं ताकि अंग्रेज़ी भाषा में हमारे दिमाग में ऑडिट प्लान की डेफिनेशन फिक्स हो जाए। एन ऑडिट प्लान is a comprehensive outline that details the audit strategy, scope, timing and direction of the audit. It includes the specific procedures and steps the auditor will follow to gather evidence, assess risk and form an opinion on the financial statements. The audit plan aims to ensure that the audit is conducted efficiently and effectively, addressing all significant areas of risk and adhering to applicable auditing standards and regulations. It is developed after understanding the client's business and environment, and it serves as a roadmap for the entire audit process. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग ऑडिट प्लान तो आपको ये वाली डेफिनेशन ऑडिट प्लान की याद होनी चाहिए, आपके आंसर में ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर बी हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी पॉइंट नंबर 2 के पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो ये 5 मुद्दे थे, जब आपका ये पूरी तरीके से काम हो जाए तब आपको क्या करना है। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of auditors' resources. ऑडिटर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, टाइम, एनर्जी एंड मनी। उन लिमिटेड रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेस। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। किस प्रकार की एंटिटी का ऑडिट आपको करना है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल है, कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, कौन से स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, ऑडिटर को ये सारी बातें पहले एस्टैब्लिश कर लेनी चाहिए। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. Gaining knowledge of client's business is therefore one of the foremost requirements to develop audit plan. Basically यहाँ पे हमने summarize किया है कि audit plan बनाने के लिए हमें क्या knowledge base हमारे पास होना चाहिए, कौन से points हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको point number B में एज एन ऑडिटर पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, विच रिलेट्स टू SA 300। अब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है SA 300, वो क्या कहता है, स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी एज पर SA 300 ऑडिटर ने एक ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए जिसमें इन सारी बातों जो बातें यहाँ पे बताई गई है वो सारी बातें उसके ऑडिट प्लान में मेंशन होनी चाहिए। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो 300 है वो आपको दिखा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300 हमें इस चैप्टर नंबर 2 में एंटायरली एप्लीकेबल रहने वाला है। ऐसे 300
प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर के साथ साथ आपको ऐसे 300 भी पढ़ना है। लेकिन हमारे पढ़ाई करने का क्या डिसाइड हुआ है, पहले हम चैप्टर्स डिसाइड कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, वहाँ पर जितना एप्लीकेबल ऐसे है वो स्पेसिफिक जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है उतना ही मटेरियल कवर करेंगे। एंड सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम सेपरेटली इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो हमारे पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा मित्रों, हमें ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से ही आपको लिख देता हूँ ताकि आपके पास भी उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड रहे। हमारा जो स्टडी मटेरियल है मित्रों वो किस तरीके का होना चाहिए टू स्टडी ऑडिट। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारे पास आता है वो है ICAI का स्टडी मटेरियल। ये हमारा फाउंडेशन है, बेसिक। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये दो चीज़ें हम कभी भी ऑडिट में छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात आएगी हमारी क्वेश्चंस एंड MCQs। फिर चौथा जो भी आपका रहेगा RTP। पांचवा रहेगा आपका पास्ट एग्जाम पेपर्स, ठीक है। इसी के साथ आपके जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे रिगार्डिंग ऑडिट्स वो आप पढ़ोगे। और सातवीं चीज़ रहेगी आपकी सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, जो भी इंस्टीट्यूट अलग से इशू कर दे या जो भी नोट्स आपको ICAI के स्टडी मटेरियल के साथ साथ रेफ़र करने हैं वो। तो मित्रों इतना सारा मटेरियल मिलके हमें ऑडिट का एक कंबाइंड स्टडी मटेरियल हमेशा अपने पास रखना है टू क्लियर CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम एज वेल एज CA फाइनल एग्ज़ाम। तो इसमें से ये जो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला पोर्शन है ये कॉमन है CA इंटरमीडिएट में भी और CA फाइनल में भी। तो जब भी आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पढ़ाई करोगे आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमेशा डिटेल में ही प्रिपेयर करना है एट CA इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि जब फाइनल में जाओगे तो उतना बर्डन आपके पास कम रहेगा पढ़ाई करने का रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है जी, आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है अभी, नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे 300 क्या कहता है कि ऑडिट प्लान में कौन सी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 1, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी जो ऑडिटर होता है वो इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, ये 4 चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, प्लस डिस्क्लोजर प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब पूरे के पूरे एंटिटी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिस तरीके का उसका बिजनेस है, उसमें हाई रिस्क एरिया, लो मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, इस तरीके से आप सेगमेंटेशन करोगे और इन तीनों एरिया में आप रिस्क असेसमेंट करोगे। रिस्क असेसमेंट करने के बाद जो आपने आइडेंटिफाई किए हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, उसमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ किस तरीके की प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे वो आपके ऑडिट प्लान में होना चाहिए। पॉइंट नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन। आपकी एंटिटी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस एज एन ऑडिटर आपको पता होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, द ऑडिटर प्लान्स टू असेस कंप्लायंस विद ड्रग कंट्रोल रेगुलेशंस इन इंडिया। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनी है जिसका ऑडिट आप करते हो तो ड्रग कंट्रोल रेगुलेशंस जो भी है भारत में वो आपकी एंटिटी को एप्लीकेबल रहेंगे, उसके बारे में आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स examining the regulatory environment, understanding specific compliance requirements and identifying potential areas of risk related to regulatory non-compliance। तो जब भी ऑडिटर किसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाली कंपनी का ऑडिट करेगा उसे ड्रग कंट्रोल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसे क्या क्या एग्जामिन करना चाहिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी, understanding specific compliance requirements of the entity and identifying potential risk areas related to regulatory non compliance। यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे आपके एंटिटी ने
कंप्लायंस नहीं किया है, वो आपके रिस्क एरियाज़ हैं। तो इन 3 मेजर एरियाज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे इंडस्ट्री रेगुलेशंस के लिए हमने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया। आपकी एंटिटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो सकती है, आपकी एंटिटी फिल्म इंडस्ट्री में भी हो सकती है, आपकी एंटिटी मीडिया इंडस्ट्री में हो सकती है, आपकी एंटिटी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो सकती है, टेलीकॉम सेक्टर में हो सकती है, रेलवेज़ में हो सकती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो सकती है। तो जो आपकी इंडस्ट्री है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। और आप फिर क्या चेक करोगे, जो एक्चुअल भारत में जिस प्रकार के रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपकी एंटिटी काम करती है, तो आपकी एंटिटी ने वो सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं, आप क्रॉस वेरीफाई करोगे अगेंस्ट योर नॉलेज बेस। तो ये पॉइंट नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर बी में हमें क्या करना है, असेसिंग इंटरनल कंट्रोल्स, यानी ऑडिट प्लान में हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि हम इंडस्ट्री रेगुलेशंस को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, अपने ऑडिट प्लान में ये लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, असेसिंग इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट प्लान में हमें ये डिटेल में लिखना पड़ेगा कि हम किसी भी एंटिटी का अगर ऑडिट करते हैं तो उसके इंटरनल कंट्रोल्स का चेकिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिट एविडेंस हम किस तरीके से गैदर करने वाले हैं। For a manufacturing company, the auditor plans to review the design and implementation of internal controls over inventory management. The auditor plans to review design and implementation of internal controls over inventory management. तो यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज़ करके ऑडिटर ने क्या किया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे उसने रिव्यू डिसीजन लिया। उसने क्या किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिव्यू ना करते हुए उसने रिव्यू किया डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स दैट हैंडल द इन्वेंट्री। तो डायरेक्टली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उसने चेक करने के लिए क्या किया, रिव्यू ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इन्वेंट्री को रिव्यू करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करो जो इन्वेंट्री को हैंडल करती है। दिस इंक्लूड्स timing the assessment during the year-end stock count, ensure controls are operating effectively and identify any weaknesses that could lead to material misstatement। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप इन्वेंट्री के बारे में आपको इन्वेंट्री के बारे में काम करना है तो आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके का टाइमिंग होगा, आपको इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक करने हैं। उसके बाद में ईयर एंड स्टॉक काउंट जो है उसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली यानी सही तरीके से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस तरीके से आप पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू करोगे, चेक करोगे कुछ वीकनेसेस है या नहीं उसको फाइंड करोगे और वीकनेसेस की वजह से कहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक करोगे। ठीक है जी, तो ये असेसिंग इंटरनल कंट्रोल्स। सबसे पहले आप इंडस्ट्री रेगुलेशन को समझोगे, ऑडिट प्लान में उसको इंक्लूड करोगे, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड आपके क्या प्लान है वो आप अपने ऑडिट प्लान में बताओगे। फिर इवैल्यूएटिंग आईटी सिस्टम्स, अब ये जो है ना द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे जो इंस्टेंसेस है ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो आप एज एन ऑडिटर अपने ऑडिट प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इन 3 मेजर एरियाज में आपको एग्जाम्पल दिया है। पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंडस्ट्री रेगुलेशंस के बारे में, दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एग्जाम्पल आपको दिया है, और तीसरा आएगा इवैल्यूएटिंग आईटी सिस्टम्स। तो ये एग्जाम्पल्स है कि आपको इस तरीके से अपने ऑडिट प्लान में ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। व्हेन ऑडिटिंग एन आईटी सर्विसेज कंपनी, अब हम आईटी सर्विसेज कंपनी के बारे में बात करते हैं। The auditor schedules a review of the company's IT systems and controls to assess the risk of data breaches or cyber attacks. IT सर्विसेज कंपनी है तो यहाँ पे रिस्क एरिया क्या होने वाला है, डेटा ब्रीच एंड साइबर अटैक्स। दिस इन्वॉल्व्स planning the evaluation at the beginning of the audit to determine the extent of reliance that can be placed on IT controls throughout the audit process। तो अलग अलग इंडस्ट्री में आपके अलग अलग रिस्क एरियाज होने वाले हैं, उस हिसाब से ऑडिटर को अपने ऑडिट प्लान में रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन रिस्क एरियाज को एड्रेस करने के लिए आपने कौन सी प्रोसीजर्स को फाइनलाइज किया है वो आपको अपने ऑडिट प्लान में मेंशन करना पड़ेगा। ये ऐसे 300 आपको बताता है। ऐसे 300 पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है आपको रिगार्डिंग ऑडिट प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स।
रिस्क प्रोसीजर्स हो गई। अभी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में असर्शन लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें अपने ऑडिट प्लान में इन्वॉल्व करनी है वो यहाँ पे बताता है। नंबर ए, सब्सटैंटिव टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू फॉर अ रिटेल चेन। अब हम एग्जांपल देखते हैं रिटेल चेन का। द ऑडिटर प्लान्स टू परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑन रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। दिस इंक्लूड्स डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ सेल इनवॉइसेस एंड receipts during the peak sale period, example festive season, to ensure accuracy, occurrence and completeness of revenue recognition। तो यहाँ पे substantive procedures हम revenue recognition के बारे में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, अब रिटेल चेन है उसका प्रॉब्लम हो सकता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल भर आपका रेवेन्यू एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी रेवेन्यू यानी डिमांड ज़्यादा रहती है आपके प्रोडक्ट की, कभी कम हो जाती है। तो जब सीज़न में आपकी डिमांड एकदम पीक पर पहुंच जाती है तो ऐसे केसेस में थोड़े से एरर्स या मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू यानी सेल के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कोई बिल मिसप्लेस हो जाए, कोई रेवेन्यू का आइटम छूट जाए जो हमारा रिकॉर्ड करने का रह गया है। तो ऐसे केसेस में आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो जिस तरीके की आपकी एंटिटी है, जिस तरीके का काम वो करते हैं, जिस तरीके की इंडस्ट्री में हो वो है, उसके इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके की सब्सटैंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स आप अपने ऑडिट में करना चाहोगे। फॉर अ रिटेल चेन द ऑडिटर प्लान्स टू परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। दिस इंक्लूड्स डिटेल टेस्टिंग ऑफ सेल्स इनवॉइसेस एंड रिसीट्स ड्यूरिंग द पीक सेल पीरियड, एग्जाम्पल फेस्टिव सीजन, टू एंश्योर एक्यूरेसी, अकरेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जब आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे तो आप 3 एस्पेक्ट्स उसके चेक करोगे। पहला, एक्यूरेट है कि नहीं आपकी जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी, अकरेंस यानी जो वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, फेक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। तीसरा एस्पेक्ट क्या देखोगे आप, कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में पॉइंट नंबर बी हमें क्या ध्यान में रखना है, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। जब फिक्स्ड असेट का वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपने ऑडिट प्लान में किस तरीके की बातों को इंक्लूड करना है। इन ऑडिटिंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब यहाँ पे हमने रिटेल चेन देखा फॉर रेवेन्यू, अब हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंडस्ट्री चेंज हो गई है, यहाँ पे ऐसे 300 ये आपको आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लाइन मिलेगी। ये पॉइंट नंबर ए बी सी ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे। दिस एग्जाम्पल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सब्सटैंटिव टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू अगर आपको करनी है रिटेल चेन में तो ये सिनेरियो है। वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट आपको करना है कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो ये वाला सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से अपने ऑडिट प्लान में चेंजेस करने हैं। In auditing a construction company, the auditor plans to physically verify the fixed asset at various project sites। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ऐसा होता है कि उसकी साइमल्टेनियसली 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उतनी साइट्स उसकी साइमल्टेनियसली चलेगी। तो जितने भी उसके फिक्स्ड असेट्स है वो डिस्पर्स्ड रहेंगे। फिक्स्ड असेट मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो डिस्पर्स्ड रहेंगे अलग अलग साइट के ऊपर। तो ऐसे केसेस में द ऑडिटर plans to physically verify the fixed assets at various project sites. This procedure is timed during the mid-year to coincide with the completion of major construction phases, ensuring the existence and proper valuation of assets। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में आप क्या करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करते वक्त आप क्या ध्यान में रखोगे कि आपके फिजिकल एसेट एग्जिस्ट करते हैं और उनका वैल्यूएशन प्रॉपरली किया गया है। ये 2 एस्पेक्ट आप फिक्स्ड एसेट के बारे में अपने ऑडिट प्लान में इन्वॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर सी यानी एग्जाम्पल 3, टेस्टिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जब डाउटफुल डेट्स के बारे में बात आती है किसी भी बैलेंस शीट में तो हमें उसे ऑडिट प्लान में किस तरीके से इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, अब तीसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया रिटेल चेन, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन कंपनी, तीसरा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म। पहला जो एग्जाम्पल था रिटेल चेन में उसमें हमने रेवेन्यू के बारे में ऑडिट प्लान डिस्कस किया। दूसरा जो एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला उसमें हमने फिक्स्ड एसेट के बारे में एग्जाम्पल डिस्कस किया, ऑडिट प्लान में किस तरीके से उसको इन्वॉल्व करना है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म का जिसमें हम डाउटफुल डेट्स को किस तरीके से ऑडिट प्लान में हैंडल करना है वो बात सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो
For a financial services firm, the auditor plans to review the adequacy of provisions for doubtful debts. This involves analyzing the aging reports of receivables and subsequent collections, particularly focusing on the year end to ensure the completeness and accuracy of provisions. तो doubtful debts में जब आप चेकिंग करोगे तो आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, आपने प्रॉपर यानी आपके एंटिटी ने जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उसने डाउटफुल डेट्स के लिए अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एडिक्वेट प्रोविजन बना के रखी है या नहीं रखी है। वो प्रोविजन आपके बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट होती है यानी प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है, वो देखोगे। उसके बाद आप एनालिसिस किस चीज़ का करोगे, एजिंग रिपोर्ट्स यानी जो आपके डाउटफुल डेट्स है, डाउटफुल डेट्स फॉर 30 डेज, डाउटफुल डेट फॉर 60 डेज, तो इस तरीके से उसका एजिंग एनालिसिस होता है, कितने दिनों तक हमारा पेमेंट पेंडिंग है, ये दूसरा पॉइंट आप देखोगे। एनालाइजिंग एजिंग रिपोर्ट्स ऑफ रिसीवेबल्स एंड सब्सिक्वेंट कलेक्शंस, यानी किसी डाउटफुल डेट से अगर पैसा रिकवर होता है तो उतने से प्रोविजन हमारी कम, यानी वो प्रॉपरली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन ईयर एंड टू एंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोविजंस। तो जब भी आप डाउटफुल डेट्स के बारे में चेकिंग करोगे तो आपको ईयर एंड पोजीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है ताकि आप ये एंश्योर कर सको कि डाउटफुल डेट से रिलेटेड प्रॉपर प्रोविजन आपके एंटिटी ने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाई है। ना ज़्यादा प्रोविजन बनानी है ना कम प्रोविजन बनानी है। हमारे इंडस्ट्री में यानी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटिटी काम करती है वहाँ पर कितने कस्टमर्स आपका पैसा डुबा देते हैं, डाउटफुल डेट्स, कितने बैड डेट्स हो जाते हैं, कितने डाउटफुल डेट्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मित्रों, जब भी आप ऑडिट प्लान बनाओगे तो ऐसे 300, सबसे पहले आपको क्या कहता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आप किस तरीके से हैंडल करोगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए हमने इंडस्ट्री रेगुलेशन का एग्जांपल देखा फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स का एग्जाम हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, और आईटी सर्विसेज कंपनी का हमने एग्जाम्पल देखा डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स के लिए। तीन अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे जहाँ पे हमने रिस्क असेसमेंट किया कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिस्क कहाँ पे है, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हम अपने ऑडिट प्लान में क्या क्या प्रोसीजर्स इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा मित्रों, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, further audit procedure, these are risk procedures, risk assessment procedures and further audit procedures at assertion level। अब assertion level पे हमने दो बातें देखी, revenue recognition, fixed assets का physical verification and doubtful debts का provision। तीन बातें हमने असर्शन लेवल पर चेक की। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है, ऐसे 300 हमें बताता है अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विथ एसएज। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और तीसरा है अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। तीन सेगमेंट्स में हमें अपने ऑडिट प्लान्स में हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को सेगमेंट में क्लासिफाई करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद में दूसरा वाला क्या था भाई, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये तीन तरीके की प्रोसीजर्स हमारे ऑडिट प्लान में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ऐसे 300 हमें बताता है। तो अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब जो बैलेंस शीट डेट के बाद आपके इवेंट्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रीवियस ईयर में होता है, ऐसे इवेंट्स को आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहते हैं। मैंने बहुत ही जनरलाइज बताया आपको, ये आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे डिटेल में आप पढ़ोगे। मैंने बस आपको एक हिंट दिया है थोड़ा सा उसको रिवाइव कराने के लिए। व्हेन ऑडिटिंग अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है हमारा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जब हम रिव्यू करेंगे तब क्या बातें ध्यान में रखनी है। The auditor plans procedures to review events occurring after the balance sheet date but before the audit report is issued. This ensures that the significant events are disclosed in accordance with SA 560 subsequent events। यानी जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI है 560, जिसका नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उसके साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन दोनों का कंबाइंड नॉलेज बेस अप्लाई करके हमें डिसाइड करना है, यानी रिव्यू करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, और उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें देखना पड़ेगा।
पॉइंट नंबर बी, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। ये जो गोइंग कंसर्न है ये फंडामेंटल अजम्पशन है कि बिजनेस कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो वो बंद करने के लिए शुरू नहीं करता है। किसी का भी यही मोटिव होता है, यही पर्पस होता है, ये विजन होता है कि एक बार मेरा बिजनेस शुरू हुआ तो वो साल दर साल कंटिन्यू बेसिस पे चलते रहे। दैट मीन्स सस्टेनेबल बिजनेस हमारा चलते रहे, इसे कहा जाता है गोइंग कंसर्न। फॉर अ स्टार्टअप कंपनी द ऑडिटर प्लान्स टू असेस द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर आपको ऑडिटर हायर किया है किसी स्टार्टअप कंपनी ने, तो वहाँ पे आपके लिए गोइंग कंसर्न ये जो अजम्पशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का कोई भरोसा नहीं होता। जब तक उसके पास फंडिंग है तब तक वो चलेगा। अगर उस पर्टिकुलर फंडिंग में और उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में उसने अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में इशू नहीं किया, यानी ऑफर नहीं कर पाए वो लोग, तो स्टार्टअप बंद हो जाता है। स्टार्टअप्स को एक पर्टिकुलर फंडिंग दिया जाता है। फंडिंग देने के बाद उनका एक डेडलाइन होता है कि 1 या 2 साल में हमें अपना रिसर्च और प्रोडक्ट या सर्विसेज रेडी करके मार्केट में ऑफर करना है। अगर उनका फंडिंग और वो टाइमलाइन प्रॉपरली मैच हुआ और मार्केट ने उनका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिजनेस सस्टेनेबल होगा, गोइंग कंसर्न होगा। लेकिन ड्यूरिंग द स्टार्टअप फेज उसके गोइंग कंसर्न वाले नेचर के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी स्टार्टअप का ऑडिट करता है तो गोइंग कंसर्न वाला पोर्शन एस्पेक्ट उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर अ स्टार्टअप कंपनी द ऑडिटर प्लान्स टू असेस द कंपनीज एबिलिटी to continue as a going concern. This involves analyzing cash flow forecast, funding arrangements and management plans as per SA 570 going concern, particularly focusing on period close to the audit report. तो जब आप स्टार्टअप कंपनी का ऑडिट करोगे तो ऐसे 570 आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा गोइंग कंसर्न। उस हिसाब से आपको सारे ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर सी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप क्या करोगे? कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑडिटिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। गोइंग कंसर्न को समझने के लिए हमने स्टार्टअप का एग्जाम्पल देखा और सब्सिक्वेंट इवेंट्स को समझने के लिए हमने एक जनरल एग्जाम्पल देखा, यानी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स में हमें ऐसे 560 एप्लीकेबल है, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न में हमें ऐसे 570 एप्लीकेबल है और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमें ऐसे 220 एप्लीकेबल रहेगा, जो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतनी बातें ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मेरे पास एक फैसिलिटी है ये इनविजिबल इंक वाली, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो जब जब मैं कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐसे हाईलाइट या अंडरलाइन करता हूँ तो आप भी अपने जजमेंट के हिसाब से उसको हाईलाइट या अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑडिटिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द ऑडिटर प्लान्स प्रोसीजर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो ऑडिटर के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसका इंडिपेंडेंस, वो उसकी एथिकल रिक्वायरमेंट है, वो फॉलो होती है, फुलफिल होती है या नहीं होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग इंडिपेंडेंस चेक्स एट the planning stage and periodically throughout the audit to adhere to SA 220 quality control for an audit of financial statements। यानी ये जो अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स है ये सारी की सारी आपको जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं उनके हिसाब से आपको सारे कंप्लायंसेस करते हुए चलना पड़ेगा। तो मित्रों ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप कि जो जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली देने की कोशिश की है वो आपको काम में आएंगे और ये लेक्चर जो है आपको समझ में आ रहा है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है जिसका हेडिंग है प्लानिंग प्रोसेस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, इसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये टॉपिक नंबर 2 जो है ये हमने टोटल 3 सेगमेंट यानी 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। लेक्चर जो भी होगा लेक्चर नंबर उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हमने ये वाला टॉपिक कवर किया। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 कौन सा है हमारा? Auditor's responsibility to plan and audit of financial statements, and topic number 2
प्लानिंग प्रोसेस दैट इज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ये चैप्टर नंबर 2 के सबसे बड़े टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, इन्हें आपको 100% पढ़ना ही है। अब आने वाले जो टॉपिक्स है वो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है और लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमारे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और समझने में भी हमें आसानी रहेगी। जैसे टॉपिक नंबर आप 3 देखो तो ये छोटा सा टॉपिक है, बस 2 पेज का टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4 आधे पेज में, टॉपिक नंबर 5 आधे पेज में, टॉपिक नंबर 6 आधे पेज में, टॉपिक नंबर 7 मेरे ख्याल से 1 पेज पूरा। ऑडिट प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 या 3 पेजेस का है ये आपको। तो टॉपिक नंबर 1, 2 एंड टॉपिक नंबर 8 ये आपके चैप्टर नंबर 2 में बड़े टॉपिक्स है। इन बिटवीन जो टॉपिक नंबर 3 से लेकर 7 तक है ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स है, आधे आधे पेज के, तो वो आपके फटाफट हो जाएंगे। तो जब आप चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई करोगे तो आपके 2 सेगमेंट्स है, बड़े टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स। बड़े टॉपिक्स में टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 8, छोटे टॉपिक्स में टॉपिक नंबर 3 से लेकर 7 तक। तो इस तरीके से आपको सेगमेंटेशन करके ये चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई करनी है। छोटे टॉपिक्स पहले निपटा लो, इसकी 3, 4, 5, 6, 7 5 टॉपिक्स आपने निपटा लिए तो आपका 50% चैप्टर कवर हो जाएगा, है ना। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चैप्टर नंबर 2 के 5 टॉपिक्स मेरे हो गए। फिर धीरे धीरे बड़ा टॉपिक ले लेना, टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 8। तो इस हिसाब से पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऑडिट की पढ़ाई हो भी रही है, फटाफट टॉपिक्स ख़त्म भी हो रहे हैं। तो मित्रों ये था इस चैप्टर का इस वीडियो लेक्चर का एंडिंग। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 की, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो अभी तक हमने टॉपिक नंबर 2 में ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसके बारे में टॉपिक नंबर 3 हमें ज्ञान प्रदान करने वाला है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर ढूंढिए, चैनल का नाम है श्रीनिधि बोरीकर CA इंटरमीडिएट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, वीडियोस को देखिए स्टार्ट से लेकर एंड तक, और अपने CA इंटरमीडिएट वाले ग्रुप 2 की पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ाई करिए।